गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको व्याकरण में से वाक्य विचार समझाऊंगी। वाक्य क्या होता है, कैसे वाक्य बनते हैं, कौन कौन से वाक्य अंग होते हैं, ये आज मैं स्पष्टीकरण आपको करके समझाऊंगी। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से, वक्ता कौन? बोलने वाला। वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। निर्मित यानी बनते हैं। वह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य अर्थात शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए तो वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसे विभा छत के ऊपर खड़ी है, इसका क्रम जब बदलेंगे तो छत है विभा के ऊपर खड़ी, तो क्रम बदलने पे क्या होगा? इस प्रकार शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य है। वाक्य की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही वाक्य है। वाक्य के अंग, मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। फिर से समझें, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए या कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। जैसे दादाजी ने पूजा की, लड़के खेल रहे हैं। इन वाक्यों में दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, अर्थात ये दोनों क्या हो गए? उद्देश्य। क्या हो गए? दोनों उद्देश्य। दादाजी व लड़कों के बारे में बताया जा रहा है और दोनों ही क्या हो गए? उद्देश्य। अब विधेय क्या है? देखिए, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। फिर से समझें, उद्देश्य अर्थात कर्ता, कर्ता कौन? आप। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे मोर नाच रहा है, बालक दूध पी रहा है। ठीक है। अब वाक्य भेद क्या होते हैं? वो तो वाक्य के अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य भेद क्रिया मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि व्याकरण में बहुत सारे पार्ट हैं जो हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण ही रहते हैं और इसलिए हमें बहुत बारीकी से व्याकरण को समझना चाहिए और समझ के उसको तरह तरह से वाक्य बनाकर स्पष्टीकरण करना चाहिए। वाक्य भेद क्रिया, अर्थ तथा रचना के आधार पर वाक्यों के अनेक भेद व उनके प्रभेद किए गए हैं। क्रिया के आधार पर, क्रिया के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। जैसे कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या है? जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिए वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयोग होते हैं,
उसे कृतवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है व क्रिया के लिए वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयोग होते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, अनुष्क गाना गा रहा है। अब है कृतवाच्य के बाद में कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, ध्यान से समझिए और सुनिए। जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य वाक्य कहा जाता है। जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार होते हैं, उसे कर्मवाच्य वाक्य कहा जाता है। जैसे श्रेया ने खेल खेला, अयन ने खेल खेला। नेक्स्ट है कृतवाच्य के बाद में कर्मवाच्य और कर्मवाच्य के बाद में है भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य वाक्य कहते हैं। जैसे शगुन से पढ़ा नहीं जाता, अक्षता से पढ़ा नहीं जाता। अर्थ के आधार पर नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है, ये तो हुआ आपका क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर हमने आपको बताया कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद, जिसमें से कौन कौन सा? विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विषयामोदक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहपूरक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य। 8 कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञाकारक वाक्य, विषयामोदक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य। पहले लेते हैं विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं खाता हूं, इसमें क्या हुआ? काम का होना। शगुन मेरी सहेली है, बात का होना। नेक्स्ट है इसका अर्थ के आधार पर दूसरा पॉइंट इसका निषेधात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे सड़क पर मत
भागो। अनुप्स घर पर नहीं है। नेक्स्ट है इसका तीसरा पॉइंट, प्रश्नवाचक प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम क्या खेल रहे हो? चौथा पॉइंट है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञावाचक आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे, अनुष्क अपना कमरा साफ करो, इसमें आज्ञा दी गई है। अयन इस कुर्सी पर बैठो, इस वाक्य में भी क्या दी गई है? आज्ञा। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, वाक्य हमें बनाना समझना, किसमें प्रश्नवाचक आ रहा है, किसमें आज्ञा का बोध आ रहा है, किसमें इच्छा का भाव आ रहा है, किसमें भावनात्मक भाव आ रहे हैं। इस प्रकार के बच्चों हमें वाक्य बनाकर समझने किसमें कौन सा भाव आता है। नेक्स्ट लेते हैं हम विस्मयाबोधक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मयाबोधक से आप समझेंगे जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयाबोधक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा व विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयाबोधक वाक्य कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा अरे या वह, उसके नीचे विस्मयाबोधक चिन्ह आता है। अरे अरे ये क्या हो गया, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो इसमें विस्मयाबोधक चिन्ह आता है। तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं? विस्मयाबोधक वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य। इच्छा से संबंधित, इच्छा पर निर्भर। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबका भला करे, इसमें क्या है? इच्छा। ईश्वर सबका भला करे यानी हमारी ऐसी इच्छा है ईश्वर सबका भला करे, आपका जीवन सुखमय हो। ये कौन से वाक्य हुए? इच्छावाचक। नेक्स्ट लेते हैं संदेह सूचक या संदेहवाचक वाक्य। संदेह सूचक या संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह का या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वे कल आए, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाएगा, हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाएगा। लास्ट लेते हैं संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य में संकेत या शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जिस वाक्य में संकेत या
शर्त हो वह संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, वर्षा न होती तो फसल सूख जाती। ये तो बच्चों आपके हुए वाक्य के अंग में मैं आपको बताया उद्देश्य और विधेय। वाक्य के वेद आपको आज बचाए क्रिया के आधार पर और कर्म के आधार पर। क्रिया के आधार पर हो गए आपके कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और अर्थ के आधार पर आपके हो गए विधनावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विषयबोधक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य और संकेतात्मक वाक्य। अब लेते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे साधारण सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक ही विधेय होता है उसे साधारण सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जाता हूं। मिश्र वाक्य क्या है? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चयवाचक अव्यय करते हैं। ये योजक चूंकि, क्योंकि, जब, तब अर्थात यदि, तो, तदाफी होते हैं। जैसे वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि मैं हुआ योजक, उन्हें अजमेर शहर घूमना है, आश्रित उपवाक्य। ठीक है। अब प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व मुख्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य के प्रधान उपवाक्य जो वाक्य मुख्य उद्देश्य व उद्देश्य विधेय से बना हो उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य जैसे उपवाक्य जो वाक्य में क्रिया, ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम करें अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम कर देते हैं, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इस वाक्य में प्रायः की का प्रयोग होता है। जैसे मैंने देखा कि शगुन गा रही है। संज्ञा उपवाक्य में प्रायः की का लोप भी हो जाता है। मैंने सुना है वे कल आएंगे। मैंने सुना है कि भी लग सकता है इसमें। मैंने सुना है कि वे कल आएंगे। कर्म। मैं कहता हूँ कि वह गया। वह गया कहता हूँ का कर्म है। पूरक। उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। कि मैं खाना खाऊं क्रिया का पूरक है। विशेषण उपवाक्य। वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता अथवा कर्म या संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ प्रायः दो जो, जिसकी, जिसका, जिसके आदि शब्दों से होता है। जैसे जिससे आपको काम था, वह व्यक्ति चला गया। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये क्रिया के घटित होने का स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति आदि की सूचना देते हैं। जैसे यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य की क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए भी, इतना आदि अव्यय पदों द्वारा अन्य वाक्यों से मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पहले बताया आपका सरल वाक्य, फिर मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंदर ये प्रधान वाक्य, आश्रित वाक्य, फिर संख्या उपवाचक, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाचक। अब है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य या प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य किसी संयोजक शब्द तथा, एवं, अथवा, परंतु, किंतु, बल्कि, अतः आदि से जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया। समाधिकरण वाक्य ऐसे उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य या आश्रित उपवाक्य के समान अधिकार वाले हों उन्हें समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। वाक्य विश्लेषण रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग कर उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य के वाक्य विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग उद्देश्य व विधेय को बताना होता है। उसके बाद उद्देश्य के अंग कर्ता व कर्ता का विस्तार तथा विधेय के अंतर्गत कर्म व कर्म का विस्तारक, पूरक का विस्तारक जो भी हो उनका उल्लेख करना होता है। जैसे सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए। मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। उद्देश्य कर्ता, कर्म, कर्ता का कर्म, विधेय क्या हुआ, कर्म का पूरक, का विस्तारक। श्रेया मेरी बहन पुस्तकें, उद्देश्य कहानियों पढ़ती है, ये हुआ विधेय। फिर नेक्स्ट है इसका टॉपिक मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य का विश्लेषण। मिश्रित या मिश्र वाक्य के विश्लेषण में उसके प्रधान तथा आश्रित उपवाक्य एवं उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। जैसे मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। संयुक्त वाक्य का विश्लेषण। संयुक्त वाक्य के विश्लेषण में समानाधिकरण उपवाक्यों का साधारण वाक्यों में उल्लेख के साथ उन्हें जोड़ने वाले योजक शब्द का भी उल्लेख करना होता है। जैसे अनुज ने पुस्तक पढ़ी और सो गया। सबने आपकी बहुत प्रतीक्षा की और आप आए। इस प्रकार यह आपका
वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण करा दिया गया है। आपके मेन ये हैं, वाक्य के अंग को आपको समझना है। वाक्य के अंग में उद्देश्य और विधेय क्या होता है, वाक्य के भेद क्रिया के आधार पर बता दिया आपको। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अर्थ के आधार पर आपको यही विधानावाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयामोदक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेह सूचक वाक्य, संकेतात्मक वाक्य। रचना के आधार पर यही आपके मेन टॉपिक है। वाक्य विश्लेषण पे इतना मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन आपको रचना के आधार पर ये आपको समझनी है। सरल वाक्य, मिश्र और संयुक्त वाक्य। और वाक्य विश्लेषण में आपका सरल वाक्य का विश्लेषण, मिश्रित वाक्य का विश्लेषण और संयुक्त वाक्य का विश्लेषण है। ये इतना ही आपको समझना है। और समास आपको करा दिए थे बच्चों, समास आपने कॉपी पे कर लिए होंगे, और जो भी टॉपिक और बचे हैं मैं उनको आपको करा दूंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद।